बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के बारे में। इससे पहले हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। अच्छा बच्चे, एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो डाउन सिंड्रोम्स होता है वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये मोस्टली मेल्स के अंदर होता है, यानी कि मेल में ये सिंड्रोम होगा। और जो आगे चल के हमने टर्नर सिंड्रोम की बात करनी है वो बच्चे ज़्यादातर किस में होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है, ये तीनों के तीनों सिंड्रोम ये बच्चे साइंटिस्ट के नेम पे हैं। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था जिसका नाम क्लाइनफिल्टर था, तो उसी के नाम से इसको माखूज या रिलेट किया जाता है। अब बच्चे इस सिंड्रोम के अंदर होता क्या है? अब हम अपना यानी कि जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने लगे। तो बच्चे हमने लिखा इंडिविजुअल हैव एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, कि जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर क्या है कि एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब एक्स्ट्रा होगा तो नॉर्मल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 में जब हम एक ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 47 बन जाएंगे। बच्चे इन 47 में हमारे पास जो 44 है ये बच्चे क्या है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। इसके अलावा हमने 3 ऐड किए हैं, एक्स एक्स वाई, तो 3 ये हो गए। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 47 बनाएंगे। बच्चे नॉर्मली क्या है? मैंने कहा कि मेल के अंदर होता है, तो ये नॉर्मल उसके क्रोमोसोम है। एक्स्ट्रा कौन सा आया है? ये वाला आया है। तो ये मिलके क्या बना देते हैं? 47 क्रोमोसोम बना देते हैं। अब बच्चे इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होता है कि ये फिनोटिपिकली मेल होते हैं। व्हाट इज मीन बाय फिनोटिपिकली? बच्चे फिजिकल जो अपीयरेंस होती है उसको हम नाम देते हैं फिनोटाइप। एक वर्ड जीनोटाइप होता है, वो जेनेटिक मेकअप के लिए, जीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिनोटाइप हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को। तो ये दिखने में क्या होंगे? मेल होंगे, लेकिन ये एक्चुअली मेल नहीं होंगे। उनके अंदर क्या चेंजेस होंगे? तो बच्चे कहते हैं इनके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, बट सम चेंजेस। तो इनके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। कौन कौन सी? ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगी, कि ब्रेस्ट का साइज है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। फिर क्या है कि स्मॉल टेस्टिस, स्मॉल क्या होगी? टेस्टिस होगी, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है? स्पर्म की प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होती। इसके अलावा स्पर्म की इजैकुलेशन भी नहीं हो पाती। तो हमने कहा था पीनस होता है वो इजैकुलेशन के अंदर क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो स्पर्म प्रॉपर नहीं बनेंगे, फिर उसकी इजैकुलेशन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते। फिर बच्चे जो करेक्टरिस्टिक आ जाता है वो है ओबिसिटी, थोड़ी यानी कि मोटे होंगे। इसके अलावा टालनेस, इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर जितने भी आप ये शीमेल्स की अगर हम बात करें तो अक्सर आपने बाज़ारों में देखा होगा या कहीं भी देखा हो तो बच्चे उनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास आ जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। हमने कहा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से आता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारे पास एक्स है। और फिर हमने इसके सिम्टम्स या इफेक्ट की बात की कि क्या क्या होगा। इसके अलावा बच्चे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर कहते हैं कि लाजिम नहीं है कि 47 ही हो, 48 कंडीशन भी हो सकती है और 49 कंडीशन भी हो सकती है। अगर 48 की बात करें तो बच्चे नॉर्मली क्या होगा? 44 तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि मेल के एक्चुअली हो गए, ये और ये मिलके क्या बन गए? 46 बन गए। तो 2 ज़्यादा आ गए। दोनों कौन से हैं? ये वाले। तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? 48 बना देते हैं। इसी तरह ये 49 भी हो सकते हैं। वो क्या है? 44 ऑटोसोमल होंगे और प्लस इसके साथ ये मेल और ये 3 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। तो ये बच्चे हमारे पास बन जाते हैं 49। तो ये सारे हमारे पास क्या है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो हम कहते हैं मिसिंग
वन क्रोमोसोम। और मैंने पहले बताया कि जो टर्नर सिंड्रोम का वर्ड है ये एक साइंटिस्ट के नेम पे है, और ये जो डिसऑर्डर होता है या सिंड्रोम होता है वो ज़्यादातर कहाँ होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। तो मिसिंग वन क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पर 44 क्या होते हैं, ऑटोसोमल, और नॉर्मली बच्चे क्या होना चाहिए था कि ये होना चाहिए था, तो क्या होना था 46 होने थे। लेकिन ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है ये क्या होता है, मिस होता है। इस वजह से इंडिविजुअल के अंदर क्या होते हैं, 45 क्रोमोसोम होते हैं। अब बच्चे 45 क्रोमोसोम है तो लाजमी सी बात है एक क्रोमोसोम है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बच्चे नॉर्मली क्या होता है कि नॉट सर्वाइव, कि जो जाइगोट है वो सर्वाइव नहीं करता, क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। तो कहते हैं कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ये अबॉर्शन वाली कंडीशन है वो हो जाती है अगर ये सर्वाइव कर भी जाए जाइगोट, अगर ये जाइगोट सर्वाइव कर जाता है और उसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होता रहता है और एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। तो बच्चे होगा क्या कि उसकी जो फिजिकली अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, शॉर्ट स्टेचर, उसकी जो हाइट होगी, उसका जो धड़ होगा, उसका साइज क्या होगा, शॉर्ट होगा। फिर क्या होता है बच्चे, वेब्ड नेक। वेब्ड नेक से क्या मुराद है बच्चे, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े ऊपर की जानिब होते हैं और जो गर्दन होती है वो क्या है कि अंदर नीचे की जानिब होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी क्या होती है, वेब्ड नेक होती है। फिर हम बच्चे बात करते हैं विदाउट ओवरी, इनके अंदर ओवरी की डेवलपमेंट नहीं होगी। बच्चे अब लाजमी सी बात है जब ओवरी की डेवलपमेंट नहीं होती तो उसके अंदर क्या है कि एग भी नहीं बनेगा। जब एग नहीं बनेगा तो ये आगे रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पर मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, दूसरा बच्चे क्या होता है एक्स वाई, ये मेल में होता है और ये कहाँ होता है, फीमेल के अंदर। तो बच्चे ये इनके जो काम होते हैं या इनके फंक्शन की बात करें, एक तो ये होता है कि बॉडी की जो सेकेंडरी ग्रोथ है, इसके अलावा सेक्स को डिटरमिन करना, तो ये भी क्या होता है, इसका काम होता है। तो इनके अंदर क्या है कि प्रॉपरली सेकेंडरी ग्रोथ, एक तो प्राइमरी भी नहीं होती और दूसरी क्या है कि सेकेंडरी सेक्स ग्रोथ भी नहीं होती। अब दोनों में फ़र्क क्या है बच्चे, सेक्स ऑर्गन का आना ये क्या है कि प्राइमरी ग्रोथ है, और उसके बाद उन सेक्स ऑर्गन का फंक्शनल होना ये क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जब बच्चे ओवरी नहीं है तो इनके अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो फिर क्या है कि बॉडी की सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ जर्म सेल, तो मतलब क्या है कि जब ओवरी नहीं है तो इनके अंदर एग भी नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक टेबल दिया गया है आपकी बुक के अंदर, उसमें डिफरेंट किस्म की सिंड्रोम का नाम लिखा हुआ है, वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा होता है। तो बच्चे डॉन, पेटा, एडवर्ड, ये तीन जो पहले वाले सिंड्रोम है ये बच्चे ऑटोसोमल सिंड्रोम है। ऑटोसोमल का मतलब ये है कि जो ऐसे क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं उसे हम नाम देते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा था कि 21 क्रोमोसोम के अंदर क्या आती है, चेंजेस आती है, तो उसे हम नाम देते हैं डाउन सिंड्रोम का। फिर हमने बात की थी पेटा, ये हमने बात की कि वैसे टेबल के अंदर ये गिवन है, तो बच्चे एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट कि 13 क्रोमोसोम के अंदर चेंज आएगी तो उस वक्त क्या होगा, पेटा सिंड्रोम होगा। और थर्ड हमारे पास है एडवर्ड, तो 18 क्रोमोसोम के अगर अंदर चेंज आती है तो उस वक्त क्या होगा, एडवर्ड होगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे, और ये जो ऑटोसोमल बच्चे सिंड्रोम है मैंने पहले बताया कि ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की, और इसके अलावा मेटा फीमेल है। ये बच्चे ऐसा सिंड्रोम है जो मोस्टली कहाँ होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। अब ये देखो कि एक्स और दूसरा क्या है, नॉट, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगला क्रोमोसोम है वो क्या है, एब्सेंट है, तो ये टर्नर सिंड्रोम है। फिर क्या है कि मेटा फीमेल, बच्चे इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये मोस्टली किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है, और किसके अंदर, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने की वजह से होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। फिर बच्चे आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो XXY जैकोब सिंड्रोम है। इसमें बच्चे क्या कंडीशन होती है, XYY कंडीशन होती है।
तो ये मोस्टली किस में होता है, मेल के अंदर होता है, और ये भी किस क्रोमोसोम के अंदर चेंज आने की वजह से होता है, सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आने की वजह से होता है। बच्चे यहाँ टेबल दिया गया हो, वहाँ एक फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ किया होगा। फ्रीक्वेंसी आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर भी हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी है क्या। बच्चे फ्रीक्वेंसी हम किसी चीज़ की रेशो को कहते हैं। अगर आपको डाउन सिंड्रोम वाला टॉपिक याद हो तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि टीन एज के अंदर डाउन सिंड्रोम आने के चांसेस हैं वो इतने हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि इतने % चांस है कि ये चीज़ है वो अपेयर हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी से मुराद ये भी है। तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ उसकी प्रेगनेंसी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, अबॉर्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर कि कितने % चांस है उसके अपीयर होने के। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो टॉपिक है वो है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। बच्चे यहाँ नीचे मैंने लिख दिया सेल डेथ टाइप। बच्चे मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो प्रॉपर डाइट यूज़ करता है, एक्सरसाइज करता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है, अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखता है, क्या उसकी डेथ नहीं होगी? होगी, क्योंकि मौत से तो किसी ने इनकार नहीं किया कि मौत होनी ही होनी है। बच्चे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस सेल की डेथ है, सेल की डेथ है। अब बच्चे सेल को अगर हम प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक टाइम तक तो वो सरवाइव करेगा, फिर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस इसी तरह क्या है कि सेल की डेथ है। मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक इंसान है उसको हम प्रॉपर डाइट दे रहे हैं तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, फिर भी उसकी क्या होगी, डेथ होगी। हाँ लेट हो सकती है, वैसे तो हम कहते हैं कि जो ज़िंदगी और मौत है वो क्या है कि कुदरत के हाथ में है, ठीक है। लेकिन हम ये भी बात करते हैं कि जब हम प्रॉपर चीज़ें या प्रॉपर डाइट है, एक्सरसाइज है, वो प्रॉपर करते हैं तो एक इंसान की एज है वो नॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज हो सकती है। तो बच्चे इसमें क्या होगा कि नेचुरली उसकी क्या होगी, डेथ होगी। तो ऐसी डेथ को हम नाम देते हैं एपोप्टोसिस। दूसरी तरह हम कहते हैं कि एक शख्स था वो घर से निकला बाइक पे और रोड पे गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बच्चे इस तरह भी डेथ, अचानक डेथ हो जाती है। तो बच्चे ऐसी सेल की डेथ को हम नाम देते हैं नेक्रोसिस। तो दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए कि नेक्रोसिस का मतलब होता है एक्सीडेंटली सेल डेथ, जबकि नेक्रोसिस में मैंने लिखा PGC, इसका मतलब बच्चे क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ, कि एक सेल की जो डेथ होनी है वो प्रोग्राम्ड मेथड में है, कि उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उसकी डेथ होनी ही होनी है। बच्चे आगे मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह सेल की डेथ होती है। बच्चे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हैं वो हो रहे होते हैं। सेल डिवीजन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये बच्चे सारी की सारी जो प्रोसेस है ये एक कंट्रोल मैनर में हो रही है, एक कंट्रोल मैनर में है। मिसाल के तौर पर ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा एक बाजू है उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, दूसरा बाजू है वो छोटा रह जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि क्या है कि बॉडी का हर फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह क्या होगा कि नए सेल का बनना, पुराने सेल का खत्म हो जाना, उनकी डेथ हो जाना, ये भी बच्चे क्या है कि एक कंट्रोल वे में है, कंट्रोल वे में है। तो इस तरह क्या होगी, सेल की डेथ होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल की जो डेथ होती है उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन या सिग्नल है वो कहाँ से आते हैं। तो बच्चे बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को दो वे में एक्सप्लेन करते हैं। एक क्या होता है कि इनसाइड कि सेल के अंदर, जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है कि सेल ने क्या हो जाना है, डेथ हो जाना है, ये सेल की क्या हो जानी है, डेथ हो जानी है। दूसरा वो कहते हैं कि नेबरिंग सेल, कि जो उसके आसपास के सेल होते हैं वो पैगाम देते हैं कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा मरना ही बेहतर है, ठीक है। तो ये दो सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ एक डायग्राम बनाई है, उसको मैं समझा देता हूँ। बच्चे होता क्या है कि एक सेल है, ये प्रॉपरली सेल है, ये बच्चे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर इसके क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये छोटी छोटी बॉडीज मैंने बना दी, ये क्या है, ऑर्गेनेल है। ये राउंडेड बॉडी क्या है, न्यूक्लियस है।
बच्चे ये मैच्योर सेल है। जब इसकी लाइफ स्पैन पूरा होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। श्रिंक का मतलब है कि ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे ये सिकुड़ेगा, मज़ीद सिकुड़ेगा और फिर एंड पे जाके क्या होता है, कुछ इस शेप का बन जाता है और ये ब्रेक होके छोटी छोटी वेसिकल बना देता है। वेसिकल के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है ब्लेब्स का। अगर आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 याद हो, वहाँ हमने कहा था कि जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं या गोल्जी कम्प्लेक्स होते हैं, उनसे क्या होती है कि वेसिकल अराइज होती हैं। उन वेसिकल को भी हम ब्लेब्स कहते हैं। तो बच्चे यहाँ सेल से क्या होता है कि छोटी छोटी वेसिकल अराइज होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ब्लेब्स का। अब बच्चे होगा क्या कि ये पूरा सेल है वो छोटी छोटी वेसिकल में टूट जाएगा। ये वेसिकल जाती कहाँ है बच्चे, होगा क्या कि ये सेल है, ये इस तरह सेल आपस में क्या है, अरेंज है। सेल आपस में क्या है, अरेंज है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक सेल था, उसकी क्या बन गई, वेसिकल बन गई। वो किस तरह की बन गई, बिल्कुल छोटी छोटी वेसिकल बन गई, कुछ इस शेप की, ठीक है, उस इस शेप की बन गई। अब बच्चे आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है कि सेल्फ ईटिंग को कहते हैं। तो ये बच्चे जो सेल्स होते हैं वो इन वेसिकल को क्या लेते हैं, इंजेस्ट यानी कि खा लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वेस्ट या वेसिकल्स होती हैं ये भी इनके अंदर चली जाती हैं और ये इनके लिए क्या है कि न्यूट्रिशन का बाइस बनती है। दूसरी तरफ बच्चे मैंने नेक्रोसिस की बात की, तो ये क्या है कि एक प्रोग्राम वे में है कि सेल मैच्योर था, वो क्या हुआ, श्रिंक होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से वेसिकल बनी और वेसिकल को दूसरे सेल ने खा लिया। तो बच्चे ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है। दूसरी तरफ मैंने एक बात की थी नेक्रोसिस की। मैं जब छोटा था तो बाईसाइकिल चलाता था, तो अक्सर क्या है कि रोड पे बंदा गिर जाता है। तो बच्चे अगर हाथ पे मेरे जख्म लग गया तो होगा क्या कि वहाँ सेल की डेथ हो जाएगी। ये अचानक से हुई है, ठीक है, ये अचानक से हुई है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि एक नौजवान की डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि जी उसका टाइम नहीं था, मतलब वो अचानक से डेथ होती है, ठीक है। अगर एक ओल्ड जिसकी एज 70-80 ईयर्स हो जाए तो वो कहते हैं कि हाँ ये इसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो बच्चे ये एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का प्रोसेस ज़रूरी भी है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम अपने हाथों के डिजिट्स की बात करें तो बच्चे ये उंगलियां हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। बच्चे इसमें एपोप्टोसिस का बहुत रोल है। मिसाल के तौर पर आपने अगर बतख देखी है तो बतख की जो उंगलियां होती हैं उनके दरमियान एक पतली सी झिल्ली होती है। तो कहते हैं ये भी इंसानों के अंदर एक एवोल्यूशन है, ठीक है, कि हमारी जो डिजिट्स या उंगलियां होती हैं उनके दरमियान भी एक लेयर या बॉडी मौजूद थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ क्या होता है, एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है और हमारी उंगलियां क्या होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक तो अल्लाह हाफिज़।